इस टॉपिक से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए इसको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। ज्ञान सारथी पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही छोटे लेकिन उतने ही कमाल की यूनिवर्स में उतरने वाले हैं, कोशिका यानी द सेल। बिल्कुल। हम कोशिका को सिर्फ रटेंगे नहीं, बल्कि इसे एक चलती फिरती जीती जागती फैक्ट्री या एक शहर की तरह समझेंगे। एक शहर की तरह, ये अच्छा है। हाँ, इसके अलग अलग हिस्सों यानी कोशिकांगों को देखेंगे और जानेंगे कि वो सब मिलकर कैसे काम करते हैं। ये बायोलॉजी की नींव है, और अगर ये नींव मजबूत हो गई तो आगे सब कुछ आसान लगेगा। तो चलिए इस शहर के सफर की शुरुआत इसके साइज से करते हैं। जब हम कोशिका कहते हैं तो आखिर हम कितनी छोटी चीज की बात कर रहे हैं, और क्या सभी कोशिकाएं मतलब एक ही साइज की होती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, कोशिकाओं के साइज में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर हम सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। हाँ, इसे पीपीएलओ भी कहते हैं। इसका साइज सिर्फ 0.1 माइक्रोमीटर होता है। मतलब इसे देखने के लिए आपको एक बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए। PPLO, इसका कोई फुल फॉर्म भी है जो एग्जाम्स में पूछा जाता होगा? हाँ, और ये एक एग्जाम अलर्ट पॉइंट है। पीपीएलओ का पूरा नाम है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जी। इसे ये नाम इसलिए मिला क्योंकि ये उन जानवरों में पाया गया था जिन्हें प्लूरो न्यूमोनिया नाम की बीमारी थी। और इसके बारे में एक और मजेदार फैक्ट है। वो क्या? इसे पादप जगत का जोकर या जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। जोकर? वो क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पास कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं होती। इस वजह से ये अपना आकार बदलता रहता है, बिल्कुल एक जोकर की तरह। वाह, ये तो मजेदार है। तो ये हो गई सबसे छोटी कोशिका। अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा यानी ऑस्ट्रिच एग। शुतुरमुर्ग का अंडा। हाँ, इसका साइज 170 मिलीमीटर गुणा 135 मिलीमीटर तक हो सकता है। सोचिए, जिसे हम आमलेट बनाने के लिए फोड़ते हैं वो तकनीकी रूप से सिर्फ एक कोशिका है। ये तो कमाल है। और अगर हम इंसानी शरीर की बात करें तो हमारे अंदर सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल। नर्व सेल। जी, ये 1 मीटर से भी ज्यादा लंबी हो सकती है। और इसका लंबा होना जरूरी भी है क्योंकि इसका काम दिमाग से शरीर के दूर दराज के हिस्सों तक तेजी से सिग्नल पहुंचाना है, जैसे पैरों की उंगलियों तक। अच्छा, तो साइज के बाद अब कोशिकाओं के प्रकार पर आते हैं। सुना है इन्हें मोटे तौर पर 2 टीमों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इनमें क्या फर्क है? बिल्कुल, और इनके नाम में ही इनका सबसे बड़ा राज छिपा है, जो एक बेहतरीन एग्जाम ट्रिक है। अच्छा। देखिए, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी पुराना, आदिम, और यू का मतलब होता है ट्रू यानी सच्चा, या कह सकते हैं विकसित। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पुरानी और सरल हो गईं और यूकैरियोटिक नई और जटिल। एकदम सही। मतलब प्रोकैरियोटिक वो हैं जो दुनिया में पहले आई। हाँ, जैसे बैक्टीरिया। हाँ, जैसे बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक वो एडवांस्ड कोशिकाएं हैं जिनसे पौधे, जानवर और हम इंसान बने हैं। ठीक है। अब इनके बीच के मुख्य अंतर को समझते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, सबसे बड़ा अंतर है इनके कंट्रोल रूम यानी केंद्रक का, न्यूक्लियस का। केंद्रक का। यूकैरियोटिक कोशिका में एक असली झिल्ली से ढका हुआ केंद्रक होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल सुरक्षित रहता है, एक तरह से ऑफिस के बॉस के कैबिन की तरह। और प्रोकैरियोटिक में? प्रोकैरियोटिक में वैसा कोई कैबिन नहीं होता। उनका जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए बस कोशिका के अंदर एक जगह पर बिखरा पड़ा रहता है। तो उसे क्या कहते हैं? उस जगह को न्यूक्लियोइड कहते हैं, पर उसके चारों ओर कोई दीवार या झिल्ली नहीं होती। अच्छा, दूसरा अंतर मैंने राइबोसोम के बारे में पढ़ा है, 70S और 80S। ये S क्या है? क्या ये साइज बताता है? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल। ये एस साइज नहीं बल्कि स्वेडबर्ग यूनिट है, जो बताता है कि कोई कण सेंट्रीफ्यूज में कितनी तेजी से नीचे बैठता है। ओके। सरल भाषा में कहे तो 70S वाले राइबोसोम छोटे और हल्के होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक में मिलते हैं, और 80S वाले थोड़े बड़े और भारी होते हैं, जो यूकैरियोटिक में मिलते हैं। और ये अंतर महत्वपूर्ण क्यों है? ये अंतर मेडिकल साइंस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई एंटीबायोटिक्स दवाइयां बैक्टीरिया के 70S राइबोसोम पर ही हमला करती हैं और हमारे 80S राइबोसोम को छोड़ देती हैं। अच्छा, तो इसी वजह से एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया को मारती हैं, हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। और डीएनए में भी कोई फर्क होता है क्या? हाँ, यूकैरियोटिक कोशिकाओं का डीएनए बहुत लंबा होता है।
उसे छोटे से केंद्रक में पैक करने के लिए हिस्टोन नाम के प्रोटीन की मदद लेनी पड़ती है। जैसे धागे को चरखी पर लपेटते हैं। बिल्कुल, जैसे बहुत लंबे धागे को चरखी पर लपेटा जाता है। प्रोकैरियोटिक का डीएनए छोटा होता है, इसलिए उसे पैक करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती। और आखिरी मुख्य अंतर है कोशिकांगों का। बिल्कुल, यूकैरियोटिक कोशिका एक बड़ी फैक्ट्री की तरह है, जिसमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे पावर प्लांट के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, पैकेजिंग के लिए गोल्जी बॉडी, ये सब झिल्ली वाले कोशिकांग हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका एक सिंगल रूम वर्कशॉप की तरह है, जिसमें ये सब स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट नहीं होते। ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब एक शब्द आता है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। इसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। इसका क्या मतलब है? जीव द्रव्य मतलब कोशिका के अंदर का पूरा जीवित पदार्थ, जिसमें कोशिका झिल्ली के अंदर की हर चीज आ जाती है। ओके। 1839 में पुरकिंजे ने ये नाम दिया था, लेकिन हक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा, और ये लाइन सीधी एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसका मतलब क्या है, जीवन का भौतिक आधार? इसका मतलब ये है कि जीवन से जुड़ी हर एक रासायनिक क्रिया, हर एक प्रोसेस इसी जीव द्रव्य के अंदर होती है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। और ये बनता किस चीज से है? जीव द्रव्य के दो मुख्य हिस्से हैं। जो हिस्सा केंद्रक के बाहर है उसे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म। और जो हिस्सा केंद्रक के अंदर है उसे केंद्र का द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अगर हम इसके रासायनिक घटकों को देखें तो एक बहुत चौंकाने वाला सवाल बनता है, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व होता है? मुझे लगता है कार्बन होगा, क्योंकि हम कार्बन बेस्ड लाइफ है। यही सबसे कॉमन गलती है। जीव द्रव्य में सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन 76% होता है। ऑक्सीजन, वो कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि जीव द्रव्य का 70 से 90% हिस्सा पानी H2O ही होता है, और पानी में ऑक्सीजन का वजन ज्यादा होता है। ऑक्सीजन के बाद कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आते हैं। चलिए अब कोशिका के सुरक्षा कवच पर आते हैं। जी। मैंने कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में सुना है। बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए कि कोशिका एक किला है, तो कोशिका भित्ति उस किले की बाहरी, मोटी और मजबूत पत्थर की दीवार है। सेल वॉल, ये तो सिर्फ पौधों में होती है ना? ये केवल पादप कोशिकाओं, बैक्टीरिया और फंगस में पाई जाती है। इसका काम है कोशिका को एक निश्चित आकार देना और उसे बाहरी खतरों से बचाना। और ये दीवार बनती किस चीज से है? पौधों में ये सेल्यूलोज की बनी होती है, जो बहुत मजबूत होता है। लेकिन यहाँ एक और एग्जाम पॉइंट है, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन, ये अंतर याद रखना जरूरी है। बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गई बाहरी दीवार। कोशिका झिल्ली क्या है? कोशिका झिल्ली उस किले के गेटकीपर या सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। ये कोशिका भित्ति के अंदर होती है और पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। दोनों में? हाँ, दोनों में। इसका सबसे बड़ा गुण है कि ये अर्धपारगम्य यानी सेमी परमिएबल होती है। अर्धपारगम्य मतलब ये कैसे तय करती है कि किसे अंदर आने देना और किसे नहीं? इसका स्ट्रक्चर ही इसकी खासियत है। ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड? आप इस 3D मॉडल में देखिए, फॉस्फोलिपिड के 2 सिरे होते हैं। एक सिर जो पानी को पसंद करता है, जिसे हाइड्रोफिलिक हेड कहते हैं। हाइड्रोफिलिक। और एक पूंछ जो पानी से डरती है, जिसे हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं। ये दोनों परतें मिलकर एक ऐसी दीवार बनाती हैं जिससे हर कोई आर पार नहीं जा सकता। अच्छा। सिर्फ चुनी हुई चीजें ही इसमें मौजूद प्रोटीन के दरवाजों से अंदर बाहर आ जा सकती हैं। इसी मॉडल को सिंगर और निकलसन ने फ्लोइड मोजाइक मॉडल कहा था। अब चलते हैं कोशिका के सबसे मशहूर हिस्से की ओर, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे सब कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और ये नाम इसे बिल्कुल सही मिला है। जैसे शहर को चलाने के लिए बिजली घर होता है, वैसे ही कोशिका को चलाने के लिए ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की कहानी भी दिलचस्प है। कॉलेकर ने इसे कीटो में देखा, ऑल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया, लेकिन अंत में बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, जो आज तक चल रहा है। और ये ऊर्जा बनाता कैसे है? इसका मुख्य काम है कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन। ये हमारे खाए हुए भोजन को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ता है और उससे एटीपी के रूप में ऊर्जा निकालता है। एटीपी? हाँ, एटीपी को कोशिका की एनर्जी करेंसी या ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। कोशिका को कोई भी काम करना हो, उसे यही एटीपी खर्च करना पड़ता है। एक बहुत मुश्किल सा टॉपिक है क्रेब्स चक्र।
वो भी यही होता है क्या? हाँ, श्वसन का सबसे महत्वपूर्ण चरण क्रेब्स साइकिल वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही संपन्न होता है। इसलिए ये कोशिका का असली एनर्जी हब है। ठीक है, तो पावर हाउस ने ऊर्जा बना दी। अब फैक्ट्री में बने सामान की पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट का काम कौन देखता है? बिल्कुल, और यही काम करता है गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी। 1898 में कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। गोल्जी बॉडी। हाँ, ये कोशिका में बने प्रोटीन और लिपिड्स को पैक करता है, उन पर लेबल लगाता है कि उन्हें कहाँ जाना है और फिर उन्हें सही पते पर भेज देता है। इसीलिए इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक कंट्रोलर। हाँ, अच्छा, क्योंकि ये सामान की पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन करता है। बिल्कुल। और मैंने सुना है कि पौधों में इसे किसी और नाम से जानते हैं। हाँ, और ये एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप है। पादप कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम कहा जाता है। डिक्टियोसोम। हाँ, काम वही है, बस नाम अलग है। अब बात करते हैं एक और बड़े अजीब नाम वाले कोशिकांग की, लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग कहते हैं। ये सुनने में तो बहुत खतरनाक लगता है। आपका शक बिल्कुल जायज है। इसका ये नाम थोड़ा बदनाम करने वाला है। असल में लाइसोसोम कोशिका के सफाई कर्मचारी या रिसाइकलिंग सेंटर है। सफाई कर्मचारी? हाँ, इसकी खोज डी डुए ने की थी। इसके अंदर 24 तरह के बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। तो इसका रोज का काम क्या है? इसका काम है कोशिका में आए बाहरी कणों जैसे बैक्टीरिया को या फिर कोशिका के ही टूटे फूटे पुराने पड़ चुके कोशिकांगों को पचाकर साफ कर देना। लेकिन हाँ, जब कभी कोशिका खुद बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है या इन्फेक्टेड हो जाती है तो ये फट जाता है और अपने एंजाइम से पूरी कोशिका को ही खत्म कर देता है ताकि इन्फेक्शन आगे ना फैले। अच्छा, तो ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म है, इसीलिए इसे सुसाइड बैग कहते हैं। बिल्कुल, एक सैनिक की तरह है जो जरूरत पड़ने पर खुद को कुर्बान कर देता है। अब बात करते हैं लवक या प्लास्टिड्स की, जो सिर्फ पौधों में मिलते हैं। हाँ, ये पादप कोशिकाओं की खासियत है। ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, जिससे पत्तियां हरी होती हैं। एकदम सही। इसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं क्योंकि यहीं पर क्लोरोफिल की मदद से प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस होता है और पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और बाकी 2 कौन से हैं? दूसरा है वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। वर्ण का मतलब होता है रंग। ये रंगीन होता है और फलों फूलों को लाल, पीला, नारंगी जैसे सुंदर रंग देता है। जैसे टमाटर का लाल रंग। हाँ, जैसे टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन नाम के क्रोमोप्लास्ट से आता है और गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन से। और तीसरा है अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी मतलब बिना रंग का। ये रंगहीन होता है और इसका काम है भोजन को स्टोर करना। ये पौधों के उन हिस्सों में पाया जाता है जहां धूप नहीं पहुंचती, जैसे जड़ों में। तो अब हम कोशिका के शहर के, कह सकते हैं, कंट्रोल रूम तक पहुंच गए, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। एकदम सही। इसे कोशिका का मस्तिष्क या ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि कोशिका के सारे काम यहीं से कंट्रोल होते हैं। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसके चारों ओर एक दोहरी झिल्ली होती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर केंद्रिका और धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्रोमैटिन कहते हैं। तो ये क्रोमैटिन ही वो चीज है जिसमें हमारी सारी जेनेटिक जानकारी होती है? हाँ, यही क्रोमैटिन धागे डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और इन्हीं में हमारी आनुवांशिक किताब छिपी होती है। तो चलिए अब इस किताब यानी डीएनए की संरचना को समझते हैं। इसका एक बहुत फेमस डबल हेलिक्स मॉडल है। हाँ, 1953 में वॉटसन और क्रिक ने ये मॉडल दिया था और बायोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला दी थी। यह डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, जैसा वॉटसन याद रखे, जैसा दिखता है। इस सीढ़ी के दोनों डंडे शुगर और फॉस्फेट से बने होते हैं और बीच के स्टेप्स नाइट्रोजन बेस से। और इन स्टेप्स में भी कोई खास पैटर्न होता है? बिल्कुल। इसमें 4 तरह के बेस होते हैं: एडेनिन ए, ग्वानिन जी, साइटोसिन सी और थायामिन टी। AGCT। और नियम यह है कि एडेनिन हमेशा थायामीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। A के साथ T और G के साथ C। हमेशा। यही बेस पेयरिंग का नियम डीएनए को स्थिर बनाता है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है, सेंट्रल डॉगमा। इसे आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? सेंट्रल डॉगमा को एक आर्किटेक्ट के ऑफिस की तरह समझिए। डीएनए वो ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है जो ऑफिस के लॉकर में सुरक्षित रखा है। ओके। जब कंस्ट्रक्शन साइट पे प्लान भेजना होता है तो आप ओरिजिनल ब्लूप्रिंट नहीं भेजते, उसकी एक फोटोकॉपी बनाते हैं
ये फोटोकॉपी है आरएनए। अच्छा। और इस कॉपी बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर उस फोटोकॉपी को पढ़कर मजदूर मतलब राइबोसोम असली बिल्डिंग बनाते हैं, यानी प्रोटीन। इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन। वाह, ये तो बहुत ही सरल हो गया। डीएनए से जुड़ी एक और चीज है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स। ये क्या है? जब कोशिका को यह विभाजित होना होता है तो उसका लंबा उलझा हुआ क्रोमैटिन धागा खुद को कसकर पैक कर लेता है ताकि बंटवारा आसानी से हो सके। इसी पैक्ड रूप को गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। जैसे यात्रा पर जाने से पहले हम अपने सारे कपड़े सूटकेस में पैक कर लेते हैं। बिल्कुल वही। ये नाम वॉल्डेयर ने दिया था। और हम इंसानों में ये कितने होते हैं? हम इंसानों की हर कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जो 23 जोड़ों में होते हैं। 23 जोड़े? इनमें से 22 जोड़े ऑटोसोम्स कहलाते हैं, जो हमारे शरीर के लक्षण तय करते हैं, जैसे आंखों का रंग, बालों का रंग, कद। और वो आखिरी जोड़ा? आखिरी 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है, जो ये तय करता है कि लिंग पुरुष होगा या महिला। महिलाओं में ये XX होता है और पुरुषों में XY। चलिए अब इस चैप्टर के फाइनल शोडाउन पर आते हैं, जहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण तुलना है। इसे ऐसे समझते हैं, पादप कोशिका एक ईंटों से बने घर की तरह है और जंतु कोशिका एक टेंट की तरह है। ईंटों का घर और टेंट? ये कैसे? पादप कोशिका के बाहर एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल, जो उसे मजबूत चौकोर आकार देती है, इसलिए वो एक जगह स्थिर रहती है। जंतु कोशिका में ये दीवार नहीं होती, सिर्फ एक लचीली झिल्ली होती है, इसलिए वो अपना आकार बदल सकती है और मूव कर सकती है, एक टेंट की तरह। ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। और क्या अंतर है? दूसरा, पादप कोशिका के पास अपना रसोई घर यानी लवक होता है, वो अपना खाना खुद बनाती है। जंतु कोशिका को खाना बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है। तीसरा, पादप कोशिका में एक बहुत बड़ी केंद्रीय रिक्तिका यानी वैक्यूल होती है, जो एक पानी की टंकी की तरह काम करती है। जंतु कोशिका में ये या तो होती नहीं या बहुत छोटी होती है। और एक अंतर सेंट्रोसोम का भी है ना? हाँ, ये एक की डिफरेंस है। जंतु कोशिका के पास कोशिका विभाजन में मदद करने के लिए तारक काय यानी सेंट्रोसोम होता है। पादप कोशिकाओं में ये नहीं होता। अच्छा। और इन्हीं अंतरों की वजह से पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका के कारण केंद्रक साइड में खिसक जाता है, जबकि जंतु कोशिका में वो ज्यादातर बीच में ही रहता है। तो आज हमने कोशिका के इस पूरे शहर की सैर कर ली, उसकी दीवारों से लेकर उसके कंट्रोल रूम और ब्लूप्रिंट तक। और हमने देखा कि हर एक हिस्सा कितनी खूबसूरती से अपना काम करता है। इन कॉन्सेप्ट्स को इसी तरह जोड़कर समझेंगे तो एग्जाम में कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। हमारा अगला टॉपिक होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्ञान सारथी सिलेक्शन का साथी।